वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन पेपर। ये हम सीरीज कर रहे हैं फॉर राजस्थान जूनियर इंजीनियर प्रिपरेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में कोड 20 का जो पेपर था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल स्टार्ट विद कोड 19। आप जैसे देख सकते हैं ये कोड 19 है, JCT 2016। ये 2016 में एक पेपर आया था, बट दिस वाज फॉर डिग्री। तो इससे पहले जो हमने पेपर किया था वो था डिप्लोमा के लिए। डिग्री के लिए हम इसको देखने वाले हैं, इस पेपर को। तो 41 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन विजिबल है क्या? थोड़ा सा ये क्वेश्चन पेपर ऐसा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें, क्वेश्चन पेपर को CIZplus.com पर जाकर। एंड 41 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं। थोड़ा सा ये डबल डबल आया है, इसको ये पढ़ने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, रीडेबल है। विच पोजीशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन relative to direction of pressure ensures maximum strength? So फर्स्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर, सेकंड पैरेलल, थर्ड ऑब्लिक और फोर्थ नन। तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स का क्वेश्चन है, और बिल्डिंग मटेरियल में कौन सी पोजीशन मैक्सिमम देगी? परपेंडिकुलर। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 परपेंडिकुलर विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम स्टोन की पोजीशन परपेंडिकुलर रखेंगे प्रेशर से तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 42nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन पग मिल? सो पग मिल क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा टेम्परिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं, टेम्परिंग होता क्या है बेसिकली? पग मिल एक ऐसी मशीन है, पग मिल इज अ मशीन जिसमें आप बेसिकली क्ले को डालते हैं, क्ले और वाटर को इसमें डालते हैं, और ये इसकी जैसे कोई भी लम्ब्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, या कंसिस्टेंसी इसकी इम्प्रूव हो जाती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परिंग हमेशा पग मिल में होती है, और टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को ऐड करते हैं क्ले में। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया ना, क्ले में वाटर ऐड होगा, और इट इज़ अलाउड। ये बेसिकली हॉपर में ऐड करा जाता है। पग मिल एक बड़ी मशीन होती है, हॉपर होता है, हॉपर में आप ऐड करते हैं, फिर वो एक सिलेंडर के अंदर चले जाता है। सिलेंडर के अंदर एक ऑगर लगा होता है, ऑगर मतलब आप जो कि मिक्सिंग कर देता है, ऑगर मिक्सिंग प्रॉपरली कर देता है, और सारे लम्प्स जो भी हैं, वो जो पैकेट्स बने हुए हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और प्रॉपर अच्छा फाइन बन जाता है मटेरियल। और उसके बाद आपको पता होगा ना कि ब्रिक को बनने के लिए कौन कौन से फॉर्मेशन प्रोसेसेस ज़रूरी हैं। ब्रिक फॉर्म कब होगी? ब्रिक को बनने के लिए सबसे पहला है कि आपको सूटेबल टाइप ऑफ अर्थ चाहिए है, फिर आपको प्रिपरेशन एंड टेम्परिंग ऑफ मड करनी पड़ती है, टेम्परिंग, ये सेकेंड स्टेप है। देन आप मोल्डिंग करेंगे ब्रिक्स की, फिर आप ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स करेंगे, मोल्ड करने के बाद ड्राई करेंगे, और उसके बाद कूलिंग करेंगे, फिर बर्न करेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम 43rd क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया टेम्परिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम इज बेस्ट सूटेड फॉर। मैं पढ़ रहता हूँ, मॉडरेटली, ये है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो पहला है प्लास्टर वर्क, वाइट वॉश वर्क, मेसनरी मोटार, नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर होगा? मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम किसके लिए बेस्ट सूटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेसनरी मोटार, मेसनरी। ठीक है, जो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम है ना, दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेसनरी वर्क। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट इज रिकमेंडेड बाय BIS फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन? मॉडरेट के लिए डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस हैं, और उसके लिए IS 456-2000 ने रिकमेंड किया है M25। यस, दैट्स ट्रू, M25। ठीक है, मॉडरेट के लिए M25 है। यही अगर माइल्ड होता, अगर आपको मैं माइल्ड क्वेश्चन में दिया होता ना, तो M20 होता। मैं लिख देता हूँ इसके आगे, M20 होता माइल्ड के लिए। अगर मैं
M30 करूँ, M30 क्या होगा? M30 होगा सीवियर, ठीक है। M35 क्या होगा? वेरी सीवियर। और M40 क्या होगा? एक्सट्रीम। ये याद कर लो, समझ गए? एम सबसे स्टार्टिंग जो सबसे मिनिमम वाला है ना, वो है M20 है। M20 है माइल्ड, फिर M25 है मॉडरेट, फिर M30 पे गए सीवियर, फिर M35 पर गए वेरी सीवियर, एंड फिर M40 पर गए जो कि एक्सट्रीम है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स रिक्वायर्स मिनिमम वाटर टू अचीव डिजायर्ड वर्केबिलिटी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राउंडेड। राउंडेड क्यों होगा? राउंडेड इसलिए होगा क्योंकि राउंड का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है। राउंडेड का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज द लीस्ट। तो ये लीस्ट होने की वजह से ये अपने आसपास जो वाटर को कोट करके रखता है ना, वो सबसे कम रखता है। तो अगर वाटर रिक्वायर्ड टू कोट द एग्रीगेट इज लेस, तो क्या होगा? मोर वाटर विल बी अवेलेबल फॉर वर्केबिलिटी। तो क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, तो ज़्यादा पानी अवेलेबल होगा वर्केबिलिटी के लिए। इसीलिए राउंडेड एग्रीगेट में हमें मिनिमम वाटर चाहिए टू अचीव अ डिजायर्ड वर्केबिलिटी। इसका सबको समझ लग गया? ओके, आगे चलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 46 पर देखें, ये 46 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट? तो सीमेंट में कुछ अनकम्बाइंड लाइम रह जाता है, तो वो कौन सा टेस्ट हमें बताता है? फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम या साउंडनेस? इन चारों में से कौन सा टेस्ट हमें बताता है? जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज साउंडनेस। यस, द आंसर इज साउंडनेस। कंसिस्टेंसी नहीं है इसका आंसर। साउंडनेस बेसिकली क्या होता है? होता क्या है, देखो, जो अनकम्बाइंड लाइम है ना, वो पानी के साथ मिलके फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, मतलब कि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाती है, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो साउंडनेस तो हम कहते ही उस प्रॉपर्टी को है ना, जो साउंडनेस चेक हम करते हैं, किससे करते हैं? हम ली चैटलियर एपरेटस से करते हैं ना। सीमेंट में ली चैटलियर एपरेटस होता है। तो ली चैटलियर एपरेटस क्या देखता है कि साउंडनेस मतलब वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आ रहा। साउंड है क्या कि अगर वॉल्यूम सेम रहती है, बट अगर अनकम्बाइंड लाइन बहुत ज़्यादा है सीमेंट में, तो वॉल्यूम में चेंज बहुत ज़्यादा आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। और अगर स्वेलिंग हो गई, तो इसका मतलब हमें उसकी वो चेक हम कैसे करते हैं? साउंडनेस टेस्ट से, राइट? यू गॉट इट और नॉट? ओके, अब आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 पर। सो क्वेश्चन नंबर 47 आप एक बार पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर PVCN इज रिकमेंडेड फॉर पेंट ऑफ एक्सटीरियर सर्फेसेज ऑफ अ हाउस? सो ये जो PVCN का क्वेश्चन है, ये हमने जो पहले लेक्चर देखे थे, जो प्रीवियस पेपर हमने देखा था, उसमें भी था। PVCN के ऊपर क्वेश्चन आता ही है राजस्थान में, ये एक हिंट है। तो PVCN के प्रीवियस क्वेश्चन था, वो हमने मेटल्स के ऊपर देखा था कि मेटल कोटिंग के लिए कितना PVCN नंबर चाहिए होता है। अब ये है सरफेस, एक्सटीरियर सरफेसेज ऑफ अ हाउस। सो हाउस की एक्सटीरियर सरफेस पर कितना नंबर चाहिए, तो वो कौन सा होगा? हाउस के एक्सटीरियर सरफेस पर कितना नंबर चाहिए होगा? तो उसका आंसर 25 to 40 नहीं है, 28 to 40 है। जो हमने प्रीवियस पेपर देखा था उसमें 25 to 40 था, दैट वाज फॉर मेटल्स। दिस इज फॉर 28, दिस इज 28 to 40 फॉर एक्सटीरियर सर्फेसेज ऑफ अ हाउस। ठीक है, ये याद ही करना है, आप इसमें याद कर सकते हो, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, और मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये राजस्थान में पूछते हैं, पिगमेंट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, PVCN नंबर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये देखें जो 48, स्लैक इन अ पर्ट नेटवर्क रेफर्स टू। स्लैक इन अ पर्ट नेटवर्क रेफर्स टू। तो पर्ट नेटवर्क में क्या होता है? एक्टिविटी, इवेंट, डमी एक्टिविटी या नन? तो पर्ट और CPM, हमारे पास दो अप्रोच हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, CPM है और दूसरी है पर्ट।
तो जो PERT है ना, दैट इज इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच, दैट इज इवेंट ओरिएंटेड, और जो CPM है दैट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। तो इसका मतलब PERT की बात हो रही है, PERT में स्लैक देखा जाता है, तो PERT इज इवेंट ओरिएंटेड, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, इवेंट ओरिएंटेड। अब आपको याद कैसे रखना है ये, मैं आपको याद करा देता हूँ। PERT में ई होता है ना, PE, सो ये ई मतलब इवेंट, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो अगर PERT इवेंट ओरिएंटेड है, इसका मतलब CPM होगा एक्टिविटी ओरिएंटेड, ठीक है, ये ई से याद रखना। हमेशा कोई ना कोई याद करने के लिए ना, जैसे तो आप कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स लगा लिया करो। सो PERT में ई रहता है मतलब इवेंट ओरिएंटेड, समझ गए। तो अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखो, ये जो बीच 48 और 49 के बीच में है ना, ये हिंदी वाला क्वेश्चन है, इसको मत देखो, इसलिए गलत आया हुआ है। अब 49 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सैंड shows maximum bulking at a certain percentage of moisture content। तो बल्किंग ऑफ सैंड किस में आती है, फाइन सैंड में, मीडियम सैंड में, कोर्स सैंड में, या नन। इसका क्या आंसर होगा 49 का। बल्किंग ऑफ सैंड एक ऐसा फिनोमिना है जिससे कि सैंड की वॉल्यूम बढ़ जाती है। सैंड की वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो जाती है, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है सॉइल की, वो इसलिए क्योंकि जो सैंड पार्टिकल है ना, उसके आसपास वाटर कोटिंग हो जाती है। जैसे मान लो आपके पास एक ये सैंड का पार्टिकल है, एक ये सैंड का पार्टिकल है, और एक ये है। अब इसके आसपास वाटर कोट कर जाएगा, ये वाटर इतना कोट कर गया, जैसे इसके आसपास कोटिंग हो गई। अब क्योंकि कोटिंग हो गई, तो देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड। और ये जो बल्किंग है ना, बल्किंग फिनोमिना इज मोर इन फाइन सैंड देन कोर्स सैंड। कोर्स सैंड में भी होता है बट बहुत कम, फाइन सैंड में ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका अगर मैं आंसर टिक करूंगा तो दैट विल बी फाइन सैंड, यानी कि जो बहुत बारीक सैंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बट अगर आपको ये पता है तो आप टिक मार्क कर पाओगे, अगर आपको ये नहीं पता तो नहीं टिक मार्क कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मार्क्स लूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सो 50 क्वेश्चन नंबर आप देखें, इन अ CPM नेटवर्क, अब हमारे पास CPM नेटवर्क है, एक CPM PERT के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमने देखा था डिप्लोमा में उतने ज़्यादा क्वेश्चन CPM PERT के नहीं थे, बट डिग्री में 2-3 क्वेश्चन हमेशा रहे हैं, हर डिग्री के पेपर में 2-3 क्वेश्चन रहे हैं। तो CPM में आप देखें, लेटेस्ट फिनिश टाइम for an event I is 8 weeks. Activity IJ takes 4 weeks for completion. Event I starts after 12 weeks. Float for activity IJ is. So हमें फ्लोट निकालना है, ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसका फ्लोट निकाल। देखिए, जब हम फ्लोट निकालेंगे तो इसका मतलब हम एक्टिविटी का निकाल रहे हैं। तो फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लोट का फॉर्मूला बताएं पहले मुझे। फ्लोट का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें क्लियरली अगर फ्लोट पता लग गया ना तो आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, या फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कर रहा हूँ। अब आपके पास एक ये है, एक इवेंट है, ये आई इवेंट है, यहाँ से आपने एक्टिविटी बनाई, और ये है जे इवेंट। ठीक है, अब इसका आपको बताया गया है कि इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम इस इवेंट का क्या है, 8 वीक्स, 8 वीक्स है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमें 8 वीक्स ही तो होगा। और अगर मैं अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम देखूंगा इस एक्टिविटी का, वो मुझे पता लगेगा जे के कंप्लीशन से। तो आप देखें, एक्टिविटी आई जे टेक्स 4 वीक्स एंड जे इवेंट जे स्टार्ट्स आफ्टर 12 वीक्स, ये जे है, इवेंट जे स्टार्ट्स आफ्टर 12 वीक्स। तो ये 12 हफ्तों के बाद शुरू होगा, इसका मतलब अर्लीस्ट ये 12 हफ्तों के बाद शुरू होगा, इसका मतलब ये 4 वीक्स लेता है, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या है, 8, 12 माइनस 4 8, तो इसलिए ये भी 8 हो जाएगा। सो 8 माइनस 8 द आंसर विल बी 0,
इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 0 वीक्स। इसमें इसका फ्लोट 0 है। ठीक है, ओके, आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51। तो अब शुरू हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। इससे पहले हमने बिल्डिंग मटेरियल्स देखा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखा, जिसमें सीपीएम बर्ड के भी क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए 51 क्वेश्चन नंबर आप देखें। इफ फॉर अ फ्लूइड इन मोशन, ये देखें 51, इफ फॉर अ फ्लूइड इन मोशन प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, देन द फ्लूइड इज अ रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, एन आइडियल फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो कौन सा फ्लूइड होगा इनमें से? अगर मान लेते हैं कि प्रेशर हर जगह पर सेम है, तो इसका मतलब कौन सा फ्लूइड है? ये एक आइडियल फ्लूइड है, बिल्कुल सही। दिस इज एन आइडियल फ्लूइड। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं।